खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। अदील की मौत को आज महीना गुजरने को आया था, मगर अफशीन वैसे ही थी। बेटे को याद करके और जीमल को कोसने देती रहती थी। सब उसका बहुत ख्याल रख रहे थे कि उसका गम हल्का हो। उसने रिमशा को भी उसकी नानी के घर भेज दिया था। सब ने रोका भी कि दूसरी औलाद साथ रहेगी तो गम हल्का होगा, मगर उसकी जिद के आगे किसी की नहीं चली और यूं एक महीना गुजर गया। सालार उस दिन घर आया तो उसके पीए ने उसकी ड्रेसिंग करा दी थी। उसकी चोट के बारे में सब ने पूछा, मगर वो छोटे से हादसे का कहकर टाल गया और उस दिन के बाद वो दोबारा फ्लैट नहीं गया। ये शायद उसे याद नहीं रहा। संडे था, सबकी छुट्टी थी, तभी सब लोग जमा थे। शाम की चाय पर सभी बातें कर रहे थे। अफशीन के पास सिर्फ अदील का मौजू था जिसे सब सुनते कि उसका दिल हल्का हो जाए। जबकि अचानक सालार ने बाप की तरफ देखा। काफी देर से वो मोबाइल में मगन था। दूसरी तरफ आरिस को अजीब उलझन हो रही थी। एक तो उस दिन के बाद जैनी उससे नाराज थी, कोई बात नहीं कर रही थी। मिजाज में भी उसे एक हफ्ते में अजीब बदलाव आया था। ना वो इस बात से घबरा रही थी कि उसके खदोखाल में तब्दीली वाज़ेह होने लगी है, जिसके बायस उसकी खूबसूरती में 2 गुना इजाफा हो चुका है। और सबसे अहम बात, वो लड़की जो आरिस से निगाह ही नहीं हटा पाती थी, पिछले 1 माह से वो आरिस की तरफ देख भी नहीं रही थी और ये बात आरिस को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कुछ देर बाद आयत पर निगाह डालता जो कि अब सालार की तरफ मतवज्जे थी। जहन खामोश बैठा था, जबकि वो भी कुछ तौक़ुफ़ के बाद अमल को देखता जो उसकी शक्ल देखने की बिल्कुल रवादार नहीं थी। जबकि सालार पूरे सोफे पर बैठा कम लेटा ज्यादा हुआ था और कबीर भी खामोशी से कॉफी पी रहा था। सालार के पुकारने पर सब उसकी तरफ मतवज्जे हुए। आपने कबीर की शादी के बारे में अब क्या सोचा? वो बोला तो कबीर ने सर थाम लिया। अगर किसी को खुदकुशी का शौक है तो वो सालार है। ये बात आज उसने देख ली थी। वो हर बार ऐसी बात कर जाता था कि सामने वाला उसको डंडा उठाकर मारे और हस्बे मौका अफशीन चीख पड़ी, मेरे बेटे को मरे 1 महीना नहीं गुजरा और इस घर में शादियाने बजेंगे। अफशीन तिलमिलाई। मुर्तजा ने सालार को घूरा, महीना तो खैर गुजर चुका है चची, और कितना शौक मनाने का इरादा है आपका? और सब ने गहरा सांस भरा। अबला हासिल बहस शुरू हो चुकी थी। सालार, हम इस बारे में बात करेंगे। मदीहा खुद ही बोल उठी, क्यों भाई, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो लड़की जिसके रिश्ते आप गई थी, वो तो ये बात जानती भी नहीं कि क्या हुआ है। वो क्या आपके बेटे का सारी जिंदगी इंतजार करती रहेगी? और खैर से आपका बेटा भी बड़ा अक्लमंद है। दूसरी बात नीची आवाज में बोला, जबकि उसकी बात पर कबीर ऐसे चौंका जैसे अब होश में आया हो। उसे तो इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो तो जानती भी नहीं अदील की डेथ के बारे में क्या क्या सोच रही होगी। वो इसके बारे में उसने बेचैनी से कप टेबल पर रख दिया। सालार मुस्कुरा दिया कि कबीर साहब होश में आ गए हैं। उसने माँ की तरफ देखा। मम्मा, आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, संजीदगी से बोला। बेटा, ख्याल ही नहीं रहा। मदीहा शर्मिंदा सी हो गई। चाचू, आप मुझे बताएं, क्या अब माहौल बदलना चाहिए? और मैं तो चच्ची के ख्याल में ये बात कह रहा हूँ, इस तरह जरा इनका जहन भी हट जाएगा। खैर, मैंने अदील को भूलने का नहीं कहा। वो अपनी एक्टिंग के जौहर इस वक्त आजमा रहा था, जिसका अंदाजा उसके तीनों भाइयों और बाप को था। बाकी सब खामोशी से सुन रहे थे। ठीक कह रहा है भाईजान सालार, हर बात भी गलत नहीं होती बच्चों की। सिकंदर साहब बोले तो सालार का दिल किया खुद को थपकी दे। वो वाकई एक अच्छा एक्टर था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अफशीन भड़की। चुप रहो, सिकंदर साहब ने कहा तो वो बोलती हुई वहां से उठकर चली गई। ऐसे अच्छा नहीं लगता सिकंदर। मुर्तजा साहब ने भी नफी की। बाबा, क्या हो गया है यार? माहौल बदलेगा तो सब ठीक, तुम तो बकवास बंद करो अपनी। वो उसे झिड़क गए। अकलमंद लोगों की तो इस घर की जरूरत ही नहीं। क्यों जैन? सालार ने उसकी तरफ देखा जो एकदम चौंका और मुस्कुरा दिया। सालार उसकी तरफ देखता रहा और फिर बाप को देखने लगा। मैं भी ये ही कहूंगा, माहौल को बदला जाए। शाहब बोले तो सालार के साथ सब हो गए। आरिस तो खुद से नहीं बोला कि बीच में घसीटा जाएगा। कबीर भी खामोश था, अलबत्ता सालार ने पूरा उसके साथ भाईचारा निभाया था। ठीक है, मगर अब भी उस लड़की के हक में नहीं है। मुर्तजा साहब ने फिर से बात वहीं शुरू की। बाबा, वो मेरी पसंद है, अब कबीर बोला, जबकि सालार और आरिस मुस्कुरा रहे थे। दोनों जानते थे वो मना लेगा। जैन अलबत्ता दिमागी तौर पर वहां मौजूद ही नहीं था। कल रात जो फोन कॉल आई थी उसने उसके धक्कड़ पकड़ लगा दी थी
और मेरी पसंद एमन है। मुर्तज़ा बोले, शादी मैंने करनी है। कबीर जरा गुस्से में लगा। मुर्तज़ा साहब माफ़ी चाहती हूँ, बीच में बोल रही हूँ, वो मेरी बहन की बेटी है और मैं इससे कबीर की पसंद के बारे में बता चुकी हूँ। बेटों के साथ हो जाएं आप भी। मुर्तज़ा गुस्से से उठकर वहां से चले गए, जबकि सालार हंस दिया। मम्मा कैसे डर डर के बोलती हैं अपने ही शौहर से। शट अप सालार, कबीर ने झिड़का तो वो तो भड़क गया। चाचू देख रहे हैं कैसा एहसान फरामोश है ये। एकदम सब हंस दिए। नानी के पास गांव में शादी करेंगे हम। बस करो, पहले हमारा बाप मेरी पसंद पर मान नहीं रहा, ऊपर से तुम्हारी बकवास जारी है। कबीर ने गुस्से से कहा, वो काम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें नहीं पता मैं टॉप फेमस एक्टर्स में से हूँ। वो आंख मारता बोला, मगर अपने घर क्यों नहीं? आयत बोली तो सब उसको देखने लगे। वो पहली बार इस तरह बोली थी। सालार और कबीर तो मुस्कुरा दिए, जबकि जैन भी एक पल को मुस्कुराया। आरज उसकी तरफ देखने लगा। आयत कंफ्यूज सी हो गई। आयत इसी घर में चाहती है तो यही शादी होगी। कबीर ने फैसला सुनाया और महफिल बर्खास्त होगी। वाह यार, जुबान लग गई। परीशे ने छेड़ा तो आयत मुस्कुरा दी। तुमने ही तो कहा था। आयत ने उसकी जानिब देखा। गुड वर्क मेरी जान। तुम देखना, ये आरज का बच्चा खुद कहेगा अब तुमसे शादी करने का। परीशे ने सर झटका और दोनों ऊपर आ गईं। परीशे के रूम में अमल भी साथ ही थी। यार, बड़ी मम्मा से कहते हैं नैन भाभी के पास हम भी जाएंगे। अब देखें तो कैसी हैं वो जो हमारे बड़े भैया को हिला गई। परीशे ने कहा तो तीनों मानकर अपने कमरे से निकली। तभी जैन अपने कमरे में जा रहा था। अमल और जैन की नजरों का तसादुम हुआ और अमल ने फौरन निगाह फेर ली। जैन भी अंदर अपने रूम में आ गया। उसकी जान सूख रही थी जिससे एहतशाम की उसके पास कॉल आई थी और उसने 1 करोड़ का मुतालबा किया था, और अगर जैन उसे नहीं देता तो वो उसकी वीडियोस और उसका कोठे पर जाना सब कुछ उसकी फैमिली को दिखा देगा। जैन परेशानी से कमरे में चक्कर काट रहा था। क्या वो किसी से 1 करोड़ मांगेगा तो वो उसे दे देंगे? ये उसके लिए मुअम्मा था। क्या वो सवाल नहीं करेंगे कि तुम्हें किस लिए जरूरत है, या फिर अभी तुम कमाते ही क्या हो जो तुम्हें 1 करोड़ निकाल कर दे दिया जाए? वो जानता था उसे कोई भी नहीं देगा, मगर यहाँ इस घर में उसकी तस्वीर कोठे पर जाने वाली आ गई तो शायद कोई उसे जिंदा भी नहीं छोड़ता। वो बुरी तरह फंस गया था और एहतशाम उसे मजीद फंसा रहा था। एक पल को उसने सोचा कि सब कुछ सालार को बता दे, सारा वजन उतार दे, मगर वो जानता था कबीर गुस्सा करता है तो जान मुश्किल में आ जाती है, लेकिन जब सालार गुस्सा करता है तो वो पागल सा हो जाता है। शायद जान निकाल ही ले, और आरिज वो शायद उसका गला दबा दे। ये कबीर ये बाबा में से किसी को बता दे। उसने गहरी सांस खींचकर सेल पावर ऑफ कर दिया और लेटकर वो गुज़िश्ता दिनों के बारे में सोचने लगा। क्या हो गया था वो? हरम के साथ जो भी हुआ वो सब कुछ उसने नहीं किया था, मगर फिर भी वो खुद को सजा दे रहा था। ना ही उसने उसे मारा था और ना ही उसके साथ ज्यादती की थी। हाँ, वो शामिल जरूर था। हाँ, दोस्त भी उसी का था। एहतशाम सारे दोस्तों से मिलना उसने छोड़ दिया था। सब ये सब कुछ महसूस कर रहे थे। अगर घर में हादसा ना होता तो अब तक कोई भी उसे पकड़ चुका होता। मोबाइल में से सिम निकालकर उसने खुद को नॉर्मल किया। वो जब तक इस गुनाह की सजा खुद को देता रहेगा जो उसने किया नहीं। और अचानक अमल की आंखों की नफरत सामने आ गई। उसने सख्ती से मुट्ठियां भींच लीं। वो एक पल के लिए भी एहतशाम से ब्लैकमेल नहीं होना चाहता था। तभी उसने हर मामले को पसे पुष्ट डालकर खुद को अपनी जिंदगी में वापस लौट जाने पर उकसाया। जब तक वो खुद ठीक नहीं होगा कुछ ठीक नहीं होगा। ये सोचकर उसे अच्छा एहसास हो रहा था। मुस्कुराकर उसके वो सिम ही तोड़ दी जिस पर एहतशाम कॉल करता। वो उठकर शावर लेने चला गया। आज उसका दोस्तों में जाने का इरादा बन गया था। आयत, परीशे और अमल को देखकर मदीहा मुस्कुरा रही थी। मुर्तज़ा नाराज थे, मगर उन्हें यकीन था जल्द सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। बड़ी मम्मा, हमें नैन भाभी से मिलना है लाजमी, और बस शादी की डेट लेंगे। परीशे बोली तो अमल और आयत ने हिमायत की। अच्छा भाई ठीक है, मुझे तो बहुत शर्मिंदगी है, वो लोग हमें कैसा समझ रहे होंगे, मदीहा ने कहा। तभी तंजीला भी अंदर आई। परेशान ना हो भाभी, निकाह की तारीख लेंगे बस। अफशीन खफा है मगर मुझे उसकी फिक्र है, वो बोली तो सोफिया ने उसके शाने पर हाथ रखा। हो जाएगी ठीक, सालार दुरुस्त कह रहा है, माहौल बदलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। वो मुस्कुरा दी। क्यों ना अभी चलें, अमल ने कहा तो आयत और परीशे तो पक्की हो गई। अभी चलते हैं ताई अम्मी, नेक काम में देरी कैसी? आयत बोली तो मदीहा ने उसका माथा चूम लिया। मेरी बहू हंसती खिलखिलाती अच्छी लग रही है, मगर भाभी एक अलग ही नूर सा आ रहा है आयत पर, आपने महसूस किया? तंजीला बोली, जबकि सोफिया भी मुस्कुराई। मोटी मोटी सी लग रही है। आयत के रंग फक से हो गए, जबकि परीशे ने उसका हाथ थाम लिया।
मदीहा ने इन दोनों को देखा। अच्छी बात है ना, और भी प्यारी हो गई है। इधर उधर देखते वो बात टाल गई। यार बातों में वक्त जाया मत करो, हम चलते हैं ना आज ही। अमल झंझलाकर बोली तो सब हंस दिए। कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स, परीशे ने कहा तो आयत ने सर हिलाया। चलो जाओ, सब तैयार हो जाओ, मदीहा ने कहा। तुम दोनों भी सोफिया और तंजीला से भी बोलकर वो अपने कपड़े निकालने लगी। आयत तुम नहीं आ रही? परीशे बोली। मैं आती हूँ, तुम चलो, आयत ने कहा और वो अकेली मदीहा के पास रुक गई। वो अपना दरवाजा बंद करने लगी कि आरिज ने धाड़ से दरवाजा खोला और दरवाजा आयत के सर में बचा। वो सर थामकर पीछे हो गई। बदतमीज तो तुम पैदाइशी हो। मदीहा ने गुस्से से आरिज को देखा तो इन मोहतरमा की आंखों की जगह बटन है। वो अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। क्यों आए हो? मदीहा ने सवाल किया। दूसरी तरफ आयत उसके आने पर वहां से निकल गई। आरिज को शदीद सबकी का एहसास हुआ। मदीहा ने भी नोट की, मगर उसे अच्छा लगा। चलो कुछ तो उसे मुंह की मार दी। अपनी मोहब्बत के हाथों बिला वजह जलील हो रही थी। आरिज ने बंद दरवाजे को देखा। बाबा ने कहा है उनकी मेडिसिन दे दें। आरिज संजीदगी से बोला। अरे देखो मैं भूल गई। मदीहा ने अफसोस से दवाइयां निकालकर उसको पकड़ा दी। आरिज बाहर निकल गया और मदीहा अपना काम करने लगी। एक कदम उसने नीचे की जानिब लिया और दूसरे कदम ने उसे रोक लिया। इधर उधर देखकर वो अंदर लगी भड़क दबाता आयत के कमरे की जानिब आया। वहां इस वक्त कोई नहीं था और उसने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। आयत ड्रेस चेंज कर चुकी थी, बाल खुले थे, जबकि दुपट्टा एक तरफ बेड पर पड़ा था। खूबसूरत चेहरे पर उसकी चोट का निशान था और वो झुकी लिपस्टिक लगाने की कोशिश में थी। आरिज का आंख आईने में देखकर एकदम घबराई, मगर खुद से किए तमाम अहद याद आ गए। उसने लिपस्टिक वापस रखी। ब्राउन लिपस्टिक ने उसके चेहरे को 4 चांद लगा दिए थे। आरिज को लगा वो यहाँ गलत आया है। उसे एकदम एहसास हुआ जज्बात की तोड़ फोड़ अलग होने लगी थी। आयत ने आगे बढ़कर दुपट्टा उठाना चाहा कि आरिज ने उसका वही हाथ थामकर उसे झटके से सीधा किया। दवाइयां बेड पर फेंकी और उसकी कमर में बाजू डालकर उसको नजदीक तर कर लिया कि आरिज के भारी सांस उसके चेहरे पर पड़कर चेहरा तपा गए थे। हाथ छोड़े मेरा, वो लहजे की अटक मिटाती नागवारी से बोली। ये तैयारी किसके लिए है जब मुझसे हाथ छुड़ा रही हो? वो गंभीर लहजे में घुलता हुआ बोला। आपके लिए नहीं है, आयत ने गुस्से से कहा और उसकी सख्त गिरफ्त से खींचकर हाथ आजाद किया और उससे दूर हुई। आरिज ने चौंक कर उसको देखा, जबकि आयत ने दुपट्टा उठाकर गले में डाल लिया। आरिज तब तक संभल सा गया। दवाइयां झुक कर उठाई। आयत ने गर्दन के साथ दुपट्टा चिपकाया, बालों को यूं ही खुला छोड़ दिया। हालांकि उसकी जिसामत में वाज़ेह तब्दीली आ गई थी। कहाँ जा रही हो? वो बेड के पास खड़ा सवाल कर रहा था। बड़े भैया की नैन से मिलने, उसने संजीदगी से जवाब दिया और लिपस्टिक को और भी डार्क कर लिया। गोया वह चलती फिरती आफत सी लग रही थी। तो ये कौन सा तरीका है कहीं जाने का? आरिज नागवारी से बोला। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आयत ने हैरानगी से सवाल किया। ड्रामे कम करो, हालत देखी है तुमने अपनी? आरिज भड़का। सीरियसली आपको मेरी हालत नजर आ रही है? आयत ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। आयत? जी आरिज। वो फौरन बोल उठी। दुपट्टे को तमीज से लो और बालों को बांधो, आरिज जब्त से बोला। आरिज आप मेरे बारे में इतना ना सोचें, उसने कहा और हाथों में रिंग्स डालने लगी। आज उसकी अदाएं अलग ही थी। आरिज आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर रुख अपनी तरफ मोड़ा। जानबूझकर ये हरकतें कर रही हो कि मैं तुम्हारी तरफ मतवज्जा हूं? आंखें निकालता वो गुर्राया। आप मेरे अब कुछ नहीं लगते, मैं आपकी तवज्जा की भीख अब कभी नहीं मांगूंगी। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। आरिज हैरान था उसकी आंखों की बेगानगी देखकर। आयत ने हाथों में चूड़ियां डाली। आरिज से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहां कौन सा तुम्हारा यार बैठा है जो यूं बन सवर रही हो? वो भड़का। आपकी तरह मुझे यार बनाने की बीमारी नहीं है, फिक्र न करें, ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ और अगर कोई मुझे देखता भी है तो क्या फर्क पड़ता है? आयत ने लापरवाही से शाने उचकाए और उसके पास से हटकर सैंडल्स पहनने लगी, वो भी हील वाले। ये क्यों पहन रही हो? आरिज चिढ़ ही गया। आपके साथ मसला क्या है? आयत नॉर्मल थी। आरिज खुद आगे बढ़ा और उसके पांव से हील वाले सैंडल्स खींचकर दूर उछाल दिए। ये बच्चा मेरा है, इसको कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। वो आंखें निकालता गुस्से से गिर्राया। आयत तंजिया हंस दी। कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और बच्चा आपका है। आयत ने नफी में सार हिलाया और उठ गई। इससे पहले वो बाहर जाती आरिज ने उसको एकदम पकड़ा और उसकी पुश्त दरवाजे से लगा दी। चंद लम्हे वो उसे यूं ही देखता रहा। आयत का दिल बुरी तरह धड़क उठा, यहां तक कि वाज़े आवाज आरिज के कानों में पड़ने लगी।
आयत ने निगाह चुरा ली जबकि आरिस झुका और उसकी लिपस्टिक को जानबूझकर बर्बाद करने लगा। आयत एकदम चौंकी उसके लम्स पर जो 4 सू फैल गया था। उसने आरिस को दूर करना चाहा मगर आरिस ने उसकी कलाई को दरवाजे के साथ चिपका दिया जबकि अपने काम में वो बेहद मगन था। इतना कि आयत की सांस फूलने लगी मगर आरिस तो बदले पर उतर आया था। आयत फड़फड़ा सी गई। आरिस ने खुद को उससे अलग किया और उसकी आंखों में देखने लगा मगर उसकी कलाई नहीं छोड़ी। दोनों की सांसें टकरा रही थीं मगर जरा भी आरिस के अंदाज में फर्क नहीं आया। उसने आयत को देखा। डार्लिंग, यू डिजर्व मोर बट आई हैव नो मोर टाइम। उसके गाल पर प्यार करके वो बोला। आयत ने उसकी गिरफ्त ढीली होते ही उससे खुद को छुड़ाया। आप बेहद घटिया हैं। अपनी मोहब्बत को घटिया कह रही हो? अजीब लड़की हो। आरिस ने लबों पर हाथ फेरा और हाथ झाड़ता उसे तसल्ली से देखने लगा। उसकी लिपस्टिक फैल गई थी, गालों पर थोड़ी पर, बस होंठों पर मौजूद नहीं थी। आयत की आंखों में आंसू आए। मुझे भी जिद है, उसने दिल में सोचा और वॉशरूम में चली गई। आरिस ने सर झटका और उसके जाते ही खुद भी वहां से चला गया। आयत कमरे में आई और फिर से वैसा ही तैयार हुई और जब वो नीचे आई तो आरिस भी इन सब के साथ मौजूद था क्योंकि मदीहा ने कहा था कि वो भी साथ चले। और आयत को देखकर उसका खून खौल गया जबकि बाकी सब ने उसकी तारीफों में जमीन आसमान एक कर दिया था। आरिस बाहर निकल गया और गाड़ी में बैठ गया। बाकी सब भी आ गए। आगे बैठो आयत। आयत परीशे और अमल के साथ बैठने लगी तो मदीहा ने कहा, नहीं ताई अम्मी। वो घबरा कर बोली, आ जाओ बच्चे। मदीहा ने फोर्स किया और आरिस ने जोर से हॉर्न बजाया। मम्मा, मेरे पास वक्त नहीं है। वो धाड़ा तो सब हैरान रह गए सिवाय आयत के, और कौन जानता था। आयत खामोशी से आगे बैठ गई, बाकी सब पीछे जबकि दूसरी गाड़ी में तंजीला और सोफिया मिठाइयों के टुकड़ों के साथ थीं। सारे रास्ते वो तेज ड्राइव करके वहां तक पहुंचा तो सब एक्साइटेड से थे। दरवाजा बजाया, सब उतर गए। आयत गाड़ी से उतरने लगी कि आरिस ने हाथ जकड़ लिया। तुम्हें ये सब बहुत महंगा पड़ेगा। वो गुर्राया। बहुत महंगा जो होता है उसे वजूद में छुपाए फिर रही हूं, और क्या कर लेंगे आप? वो अजियत से बोली। जो तुम चाहती हो वो तो कभी भी नहीं करूंगा। वो उसका हाथ झटक कर बोला। आयत ने तकलीफ से उसे देखा और गाड़ी से उतर गई। आरिस तब ही गया। इससे पहले वो जाता कि मदीहा ने उसे अंदर आने का कहा। मम्मा, मैं क्या करूं? आरिस झुंझलाया। बीवी है तुम्हारी, अंदर तुम्हें भी साथ होना चाहिए। मदीहा ने घूर कर कहा तो आरिस एहसान करता गाड़ी से बाहर निकल आया। उस मोहल्ले के लोग उन सबको झांक झांक कर देख रहे थे। नैन आंखों में हैरत समोए इन सबको देख रही थी। पुप्पो भी घर पर ही थी जबकि अब्बू भी। किचन में से नैन ने इन सबको अम्मी से मिलते देखा और नैन ने इस खूबसूरत लड़के को जो उस घर को देख रहा था हैरानगी से। और 3 खूबसूरत लड़कियां भी थीं। इन तीनों औरतों के साथ वो सब महंगे कपड़ों में बड़े लोग थे उनकी हैसियत के मुकाबले में। उसके हाथ पांव काम से गए। दिल में उदासी और भी बढ़ गई। वो चुप ही गई। पुप्पो तो इन लोगों की चापलूसी पर उतर आई। 3 लड़कियों को देखकर उनके मुंह में अपने बेटे के लिए पानी आ गया था। बड़े लोगों से आखिर को इन जैसी हैसियत के लोग ताल्लुकात क्यों नहीं बनाना चाहते होंगे। अम्मी भी एकदम इनको देखकर बौखला गई जबकि पीठ पीछे बुराइयां निकाल दी थी इनकी। अब्बू अलबत्ता बाहर चले गए थे। वो सब छोटे से रूम में बैठ गए और मदीहा ने जानबूझकर आरिस के साथ आयत को बिठा दिया। वो दोनों साथ बेहद अच्छे लग रहे थे। बहुत प्यारी बच्चियां हैं आपकी। पुप्पो मुस्कुराई। और ये वाली तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उन्होंने उठकर आयत को प्यार किया। आयत शर्मिंदा सी हो गई। मेरा बेटा है एक, बहुत अच्छा कमाता है, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। बीवी है ये मेरी। आरिस की खुरदरी आवाज पर उनकी जुबान को ब्रेक लगा। बीवी है मेरी आंटी। आरिस ने आंखें निकालकर दोबारा अपनी बात पर जोर दिया और आयत का हाथ पकड़ लिया। मदीहा, तंजीला, सोफिया, परीशे और अमल मुस्कुरा दी जबकि आयत ने उसकी तरफ देखा। आंटी, आप क्या कह रही थी वैसे? आयत बोली तो आरिस ने उसको घूर कर देखा। वो तो उसका खून जला देने पर कमरबस्ता हो गई थी। नहीं नहीं बेटा, रहने दें। वो खुद ही शर्मिंदा सी हो गई तो आयत मुस्कुरा दी। बंदी होश के नाखून ले, कभी बाद में मुश्किल पड़ जाए। परीशे उसके कान में बोली। आयत ने लापरवाही ही जाहिर की। परीशे का दिल किया कह कहे लगाए जबकि आरिस की गिरफ्त उसके हाथ पर इतनी सख्त थी कि उसका हाथ सुर्ख हो गया। नैन को तो बुलाएं बहन। मदीहा बोली। हमें तो लगा आप लोग आएंगे ही नहीं। पुप्पो फिर से बोली। वो दरअसल, मदीहा ने उसे सारा मामला बताया। बस बहन, हम तो निकाह की तारीख लेने आए हैं। तंजीला ने कहा तो अम्मी ने सर हिलाया। जी, बस वो इतना ही बोली।
जाओ छोटी, नैन को बुला लाओ। अम्मी ने कहा तो छोटी बाहर भागी। नैन किचन में अब भी बैठी थी। आपी, अम्मी बुला रही हैं, वो बोली तो नैन उठी और इस तरह सियाह लिबास में वो सुर्ख चेहरा लिए अफसरदा आंखें वो अंदर आई तो वो तीनों उठ खड़ी हुई, आंखों में हैरानगी। उन्हें तो लगा वो एक बड़ी लड़की होगी, मगर वो तो उनकी उम्र की थी। आप नैन हैं? यार बहुत प्यारी हैं। परीशा तो बेख्तियार ही उसके गले लगी। पुप्पो तिल मिलाकर उठकर बाहर निकल गई, जबकि अम्मी बस चुपचाप देखने लगी। वो सब नैन से बातें करने लगी, जो खामोश बैठी थी। मैं आपका हकीकी देवर हूँ, आई मीन बड़े भैया का भाई। मैं तीसरे नंबर पर हूँ, आरिज नाम है। रिश्ते में तो आप बड़ी हैं, मगर उम्र छोटी है। अब बड़े भैया ही डिसाइड करेंगे कि आपको कहना क्या है। आरिज भी खुश मिजाजी से बोला। तो हम बड़े भैया की कुछ नहीं लगती? परीशा ने आंखें निकाली। उसने आरिज को हकीकी पर घूर कर देखा। आरिज मुस्कुरा कर उठ गया। नैन फिर भी कुछ नहीं बोली और 2 हफ्ते बाद की मदीहा को अम्मी ने डेट दे दी। नैन ने माँ की तरफ देखा, जबकि वो लोग तो काफी खुश दिखाई दे रहे थे।